जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो प्रिपरेशन में दोस्तों हम बात करने वाले हैं महिला सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा के लिए, जिसमें सीजी व्यापम अर्थात छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की ओर से लिया जाने वाला है, जिसमें विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से दोस्तों 200 पोस्ट निकाला गया है, जिसमें 100 पोस्ट जो है फ्रेशर वालों के लिए है और 100 पोस्ट जो है दोस्तों जो 10 वर्ष एक्सपीरियंस है उन कैंडिडेट के लिए है। तो इसमें कंपटीशन सिर्फ महिलाओं के लिए है, तो प्रिपरेशन आपको अच्छे से करना है और लगातार मैं अपने चैनल में प्रिपरेशन कराना स्टार्ट करा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों इसमें अगर आपने सिलेबस नहीं देखा है तो मैंने नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से प्लेलिस्ट में जा करके भी चेकआउट कर सकते हो और सिलेबस का PDF जो है आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पास से देख लीजिए कहाँ कहाँ से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर बात करें दोस्तों हिंदी सेक्शन से, तो हिंदी सेक्शन से 15 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे 30 अंकों के। ठीक है, तो दोस्तों महिला सुपरवाइजर में जो अंक होगा ना वो 100 प्रश्न के पूछे जाएंगे, 200 अंक का रहेगा। प्रश्न कितना रहेगा? 100 प्रश्न रहेगा, 200 अंक के पूछे जाएंगे, जिसमें महिलाओं के लिए जो फ्रेशर हैं उनके लिए 15 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे और जो एक्सपीरियंस जो है 10 साल के उनके लिए हिंदी से दोस्तों 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अच्छे से प्रिपरेशन करना है, क्योंकि सभी जो है तैयारी कर रहेंगे हिंदी का, तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। तो प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा है आज का हिंदी क्लास। हिंदी का क्लास का दोस्तों पहला क्लास है, जिसमें हम वर्णमाला, स्वर एवं व्यंजन को पढ़ने वाले हैं। पूरा थ्योरी तरीके से समझाने वाला हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम इसका MCQ सॉल्व करेंगे। तो उस MCQ में आप पूरी तरीके से पार्टिसिपेट कीजिएगा और प्रिपरेशन का रिजल्ट आपको वहीं पास देखने को मिलेगा कि आप कितना समझे हो, और उसी लेवल का क्वेश्चन जो है व्यापम पूछने वाला है। ठीक है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर नहीं देखे हो तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास है हमारा वर्णमाला, स्वर एवं व्यंजन। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चैनल के साथ बिल्कुल जुड़े रहिए। लगातार जो है आपको क्लास अब मिलने वाला है, आपको बिना रुके आपको क्लास अटेंड करते रहना है, ताकि आपका प्रिपरेशन 100% हो सके और जो है आपको एक पोस्ट मिल सके। तो हमारा आज का टॉपिक है वर्ण एवं ध्वनियाँ। तो वर्ण होता क्या चीज़ है? ठीक है, तो वर्ण जो है दोस्तों वह मूल ध्वनि है जिसके खंड टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे क्या हो गया? आ, ई, का, च इत्यादि। तो ये ऐसे वर्ण है दोस्तों जिसका अगर आप तोड़ने की कोशिश करेंगे ना और तो ये और भी नहीं टूटेगा। ठीक है, जिस तरीके से अगर हम आप केमिस्ट्री में पढ़ते होगे ना कि ऐसा सूक्ष्मतम कण जिसको और नहीं तोड़ा जा सकता, उसको क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ठीक है, तो परमाणु मिलकर के, दो परमाणु मिलकर के क्या बनते हैं? अणु बनते हैं, और अणु मिलकर के क्या बनते हैं दोस्तों? तत्व का निर्माण करते हैं, या फिर दो अलग अलग तत्व मिलकर के यौगिक का निर्माण करते हैं। उसी तरीके से सबसे बेसिक जो इकाई होता है भाषा में वो होता है वर्ण। ठीक है, तो इसको हम और नहीं तोड़ सकते। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है व्यापम की ओर से कि मतलब जो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वो है वर्ण। ऑप्शन में दिया रहता है वाक्य, शब्द, वर्ण। ठीक है, पैराग्राफ। तो इसमें क्या हो जाएगा? वर्ण इस सबसे छोटी इकाई हो जाएगा। अब बात करते हैं वर्णमाला, है ना। तो वर्णमाला जो है दोस्तों आपने पढ़ा होगा आ से लेकर के ज्ञ तक, उसी को ही वर्णमाला कहा जाता है। तो वर्णमाला व्यवस्थित क्रम है वर्णों का, उसे ही वर्णमाला कहा जाता है। और वर्णमाला जो है दोस्तों वो दो प्रकार के हैं। तो पहला क्या है? स्वर है, और दूसरा क्या है? व्यंजन है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं स्वर वर्णमाला के बारे में। तो स्वर वर्णमाला के बारे में तो आपको पता ही होगा कि स्वर वर्णमाला जो है क्या क्या होता है। प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, स्वर जो वर्णमाला है उसमें कितने स्वर आते हैं? तो ठीक है, तो उसमें कितने स्वर आते हैं? 13 स्वर आते हैं। तो आप इसको याद रखिए, 13 स्वर आते हैं। कौन कौन से आते हैं? आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ठीक है, ये 11 हो गया, और दो जो है अयोग वाहक होते हैं। कौन कौन सा? अम और आहा। तो ये दो मिला करके है ना 11, और दो कितना हो गया? 13। तो इस तरीके से 13 जो है इसमें स्वर आते हैं। प्रश्न पूछा जा चुका है कि स्वर जो है दोस्तों इनमें से अयोग वाहक कौन सा है? तो ऑप्शन में दिया रहता है आ, ई, ज्ञा या फिर अम। तो इस तरीके से तो आपको याद रखना है कि अयोग वाहक जो स्वर है वो अम और आहा है। ठीक है, एकदम बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ, आप क्लियर करते जाइए, अपने दिमाग में रखते जाइए, या फिर अगर आप नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन करते जाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर आप पढ़ के भी गलत बनाओगे तो ये आप देख लो अपने हिसाब से। ठीक है, मैं तो अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, क्योंकि भाई ये तो पेपर मैं तो खुद दिला नहीं सकूँगा ना। तो
प्रिपरेशन तो आपको ही करना होगा, पेपर आपको दिलाना है, ठीक है। चलिए तो अब देखिए प्रश्न में पूछा है का कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 13 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अयोगवाहक स्वर कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसके अलावा जो है दोस्तों उसको क्या कहा जाता है, जो अम है उसको क्या कहा जाता है, अनुस्वार के नाम से भी जाना जाता है, अनुस्वार, ठीक है। ये अयोगवाहक भी है, अनुस्वार भी है और स्वर भी है, ठीक है। तो इस तरीके से अम भी एक हो जाएगा। उसी तरीके से जो आहा होता है, आहा को क्या कहा जाता है, विसर्ग कहा जाता है, ठीक है। इस क्या कहा जाता है, इसको विसर्ग कहा जाता है। जो दो बिंदु लगाते हैं ना, विसर्ग स्वर संधि, सॉरी विसर्ग संधि, जो संधि के तीसरे प्रकार पढ़ते हैं, ठीक है, तो वही विसर्ग है। अब देख लिए, बात कर लेते हैं अयोगवाहक होता क्या है, ठीक है। हमने तो बात कर लिया ऊपर में अयोगवाहक अम और आहा है, तो भाई अयोगवाहक होता क्या है। देखिए, अम और आहा का अयोगवाहक कहा जाता है क्योंकि इसमें ना तो पूर्ण स्वर होता है और ना ही पूर्ण व्यंजन होता है। ये स्वर एवं व्यंजन दोनों के द्वारा उपयोग में किए जाते हैं। जैसे अम, आहा, ठीक है, ये स्वर द्वारा होता है। उसी तरीके से कम कहा करूँगा तो क्या हो जाएगा, कम कहा, है ना, खम खहा, है ना, मम महा, तो ये क्या हो जाएगा, व्यंजन द्वारा भी इसमें किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, अयोगवाहक, ना तो स्वर में भी है ना तो व्यंजन में भी है, इसलिए अयोगवाहक कहा जाता है। लेकिन ये होता किस में है, स्वर में होता है, तभी तो हम इसको क्या गिने हैं, 13 गिने हैं ना स्वर में, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं स्वर के बारे में कि भाई स्वर होता क्या है, क्या चीज़ें हैं स्वर और उनके प्रकार क्या है, इनमें किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, स्वर वर्ण क्या है कि स्वर वर्णों का उच्चारण बिना रुके लगातार होता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। वो अपने आप में जो स्वतंत्र होता है, उसको उच्चारण करने के लिए किसी व्यंजन की जरूरत नहीं पड़ती, उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, ठीक है। दोस्तों अगर मेरा बोलने का तरीका स्पीड अगर लग रहा होगा तो सेटिंग में जाकर के आप जो है स्पीड को कम कर लीजिए, अगर कम लग रहा होगा स्पीड तो स्पीड को ज़्यादा कर लीजिए, ठीक है। अगर अच्छे से क्लियर नहीं देख रहा होगा तो सेटिंग में जाकर के रेजोल्यूशन को कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फीचर यूट्यूब का है, तो आप बिल्कुल उसका लुत्फ उठाइए। चलिए, तो इसमें जो है अपवाद है, कौन सा चीज़ अपवाद है दोस्तों, स्वर वर्ण में के, तो री का, क्योंकि री का लगातार उच्चारण करने से ई स्वर आ जाता है, क्योंकि उसको हमको क्या करना है, शॉर्ट में बोलना है री, ठीक है। अगर ज़्यादा देर तक उच्चारण करोगे तो ई का उच्चारण हो जाएगा, ठीक है, इसलिए इसको अपवाद में रखा गया है, लेकिन है वो क्या, स्वर है, ठीक है। जैसे आ ई, है ना, अगर मैं आ को क्या कर रहा हूँ, लगातार उच्चारण कर रहा हूँ तो अंतिम शब्द जो आएगा वर्ण आ का आएगा। अगर ई का उच्चारण कर रहा हूँ तो अंतिम में क्या आएगा, ई ध्वनि आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्वर के अंतर्गत आते हैं। अब लेकिन के देखते हैं स्वर को भी अलग अलग वर्ण में वर्गीकृत किया गया है। पहला तो हमने देखा दोस्तों वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है, 2 अलग अलग भागों में। पहला क्या है, स्वर है, और दूसरा क्या है दोस्तों, व्यंजन है, ठीक है। तो स्वर और व्यंजन में हमने देखा कि जो स्वर है वो उसको अलग अलग फिर से भागों में बांटा गया है। अब देख लेते हैं, पहला तो है उच्चारण के आधार पर कि हम जो उसको उच्चारित करते हैं उस उच्चारण के आधार पर जो है इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए प्रश्न ये भी पूछा जा चुका है कि स्वरों को उच्चारण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शन 2, 3, 4, 5, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 प्रकार में बांटा गया है, ठीक है। पहले देखिए, उच्चारण के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। पहला है इसमें मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कहा जाता है, और दूसरा क्या है, दीर्घ स्वर। अब ये पहले देख लेते हैं उच्चारण के आधार पर किस तरीके से, कि स्वरों का जो उच्चारण होता है सामान्य तौर पर कंठ से होता है और तालु का प्रयोग होता है, जीभ, होठ एवं दंत आदि का इसमें उपयोग नहीं होता है। तो इसका उच्चारण के आधार पर 2 स्वर होते हैं, क्योंकि जब हम व्यंजन का उपयोग करते हैं तो उसमें जीभ का भी प्रयोग होता है, होठ का भी उपयोग होता है, दंत का भी उपयोग होता है। लेकिन जो स्वर होते हैं उसमें जीभ, होठ, दंत इनका उपयोग नहीं होता है, ठीक है। तो इन्हीं के आधार पर इसको 2 भागों में बांट दिया गया है। अब किस तरीके से बांटा गया है, तो पहला मूल स्वर और दूसरा क्या है, दीर्घ स्वर। तो मूल स्वर जो होता है जिसके उच्चारण में कम समय लगे, है ना, जिसको क्या कहा जाता है, आपको लघु स्वर भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर। उच्चारण में कम समय लगेगा उसको लघु स्वर कहेंगे, और जिसका उच्चारण में अधिक समय लगेगा उसको क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर कहेंगे। तो इसमें क्या होगा, आ, छोटा ई और छोटा ऊ और री, ये सभी के सभी मूल स्वर, ह्रस्व स्वर या फिर जो है लघु स्वर के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। आप इसको याद रखिए। उसी तरीके से दोस्तों जो दीर्घ स्वर हैं उसके अंतर्गत जो आएगा, जिसके उच्चारण में अधिक समय लगता है, वो हो जाएगा बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और छोटा ए और छोटा बड़ा ए। देखिए ये छोटा ए और बड़ा ए ये इसमें नहीं है, आप इसको ध्यान रखिए, नहीं तो आप इसमें भी ए को ही जोड़ दोगे तो छोटा ए और बड़ा ए दोनों के दोनों किस में आते हैं, दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। और क्या है, बड़ा और मतलब छोटा और बड़ा और ये भी जो है दीर्घ स्वर के अंतर्गत ही आता है। आप जो है लघु स्वर में भी
ओ जो आता है उसको मत शामिल कर दीजिएगा, नहीं तो आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। मैं याद आ गया तो बता दिया, नहीं तो भूल जाता तो फिर आप यही समझते कि जो छोटा ए है और छोटा ओ है ये किस में आता है, लघु स्वर में आता है ना। इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर बता दिया गया है किस तरीके से ये हो रहा है। तो देखिए नोट बताया है ए ओ और संयुक्त एवं जो है संध्य स्वर कहलाते हैं। देखिए क्योंकि ये जो है आपको लघु है उसमें देखने को नहीं मिला, किस में देखने को मिला, दीर्घ स्वर में देखने को मिला। क्यों मिला देखने को, क्योंकि ये जो है स्वर दो भिन्न स्वरों के संयोग से बनते हुए हैं। ठीक है, दो भिन्न स्वर हैं उन्हीं से ही मिलकर के ये बना हुआ है, इसलिए इसे दीर्घ स्वर की श्रेणी में रखा गया है। तो ए जो है किस किस से मिलकर के बना है, तो देखिए आ और ई जब मिलता है तो ए का निर्माण होता है, आ और बड़ा ई मिलता है तब भी ए का निर्माण होता है, और बड़ा आ और छोटा ई मिलता है तब भी ए बनता है, और बड़ा आ और बड़ा ई मिलता है तब भी ए बनता है। इसलिए किस में रखा गया है, क्योंकि इसमें एक ही नहीं मिल रहा है ना, इसमें दो मिल रहा है, इसलिए क्या रखा गया है, इसको दीर्घ स्वर में रखा गया है। ठीक है, उसी तरीके से ए का निर्माण कैसे होता है, आ प्लस ए जब मिल जाता है तो ए का निर्माण होता है, और आ धन बड़ा ए मिलता है तब भी ए होता है, और आ धन ए मिलता है तब भी क्या होता है, ए का निर्माण होता है, और आ धन ए का निर्माण होकर के ए का ही निर्माण होता है। उसी तरीके से दोस्तों इसमें औ को के लिए बताया गया है, जब छोटा आ हो और छोटा बड़ा उ मिलता है तो ओ का ही निर्माण होता है। उसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हो सब में औ का निर्माण हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें दो चीज़ें मिल रहा है इसलिए दीर्घ का निर्माण हो रहा है, इसलिए दीर्घ स्वर के अंतर्गत आएगा। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। किसके आधार पर देख रहे थे दोस्तों, हम उच्चारण के आधार पर देख रहे थे जहाँ से हमारा उच्चारण हो रहा था। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों जीभ के प्रयोग के आधार पर, क्योंकि हम जीभ का प्रयोग करते हैं उस आधार पर भी हमारा जो स्वर है उसका उच्चारण होता है। ठीक है, तो स्वरों के आधार पर जिसमें हमारा जो जीभ है उसके आधार पर बांटा गया है। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। आप इसको ध्यान रखिए, कौन सा है, अग्र मध्य पश्च। जो आगे वाला हिस्सा से जब निकलेगा ध्वनि स्वर का वो क्या हो जाएगा, अग्र स्वर कहलाएगा। जो ध्वनि मध्य से निकलेगा वो मध्य स्वर कहलाएगा, जो ध्वनि पश्च से निकलेगा वो पश्च स्वर कहलाएगा। ठीक है, तो ये थी इसकी बेसिक जानकारी। तो अब देख लेते हैं इसमें अग्र क्या होता है। जब जिह्वा का अग्रभाग उच्चारित होता है तो उसे हम अग्र स्वर कहते हैं, जैसे ई ए मतलब जीभ का जो सामने वाला हिस्सा है वो इसमें क्या कर रहा है, उपयोग में आ रहा है, इसलिए क्या कहेंगे, इसको अग्रस्वर कहेंगे। उसी तरीके से मध्य स्वर है जिसमें जिह्वा के मध्य भाग से उच्चारित होता है, जैसे अ है ना, मतलब क्या हुआ, जीभ हल्का सा घूमता है, पूरा नहीं घूमता, लेकिन मध्य भाग से ही उत्पन्न होता है। ठीक है, उस ये क्या कहलाएगा, मध्य स्वर। अब पश्च स्वर में क्या कहलाएगा, जिसमें पीछे वाला भाग आएगा, जैसे आ, मैं उच्चारण करके आप भी देखिए, बड़ा आ को आ उ ओ औ है ना, तो ये क्या हो जाएगा, पश्च स्वर के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, 2 प्रकार हमने देख लिया, पहला उच्चारण के आधार पर, दूसरा जो है जीभ के आधार पर। उच्चारण के आधार पर हमने 2 देखा है, पहला दीर्घ और दूसरा क्या है, लघु है ना, मतलब पहले को ह्रास्व या लघु कहा है, दूसरे को दीर्घ। तीसरा में हमने देखा अग्रभाग जीभ का, मध्य भाग जीभ का और पश्च भाग जीभ का। ठीक है, अब देखते हैं मुख द्वार या मुख हमारा जो खुलता है ना, उस आधार पर हम देखते हैं कि जो है स्वर कितने प्रकार से बांटा गया है। तो इसमें जो है 4 प्रकार से बांटा गया है, क्योंकि हम जैसे उच्चारण करते हैं हमारा मुख कैसे बन जाता है, कोई गोलाकार बन जाता है, कोई फैल जाता है, कहीं है ना सिकुड़ जाता है। तो इस आधार पर 4 भागों में इसको बांटा गया है। तो देखिए पहला है विवित्त, दूसरा है अर्धविवित्त, तीसरा है अर्ध संवृत्त और चौथा है संवृत्त। ठीक है, इसको याद करने में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको याद कर लीजिए, विवित्त अर्धविवित्त संवित्त अर्धसंवित्त, इस तरीके से क्रम इधर उधर करके भी आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, तो 4 तरीके से होते हैं मुख खुलने के आधार पर। तो चलिए देखते हैं इसके अर्थ क्या क्या होते हैं। जैसे विवित्त बोल दिया, इसका मतलब क्या हुआ, जब मुख जो द्वार है पूरा खुल जाए तब हम उसे क्या कहते हैं, जिह्वा नीचे चला जाए तब हम उसे विवित्त कहते हैं। जैसे मुख जो है पूरा खुलेगा और जो जिह्वा है वो नीचे आ जाएगा, जैसे आ है ना, जो बड़ा आ है उसको आ करके उच्चारण करिए तो मुख जो है पूरा खुल जाता है और जीवा जो है नीचे आ जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, विवित्त। मतलब जो मुख है वो एक वृत्त के समान बन जाता है। ठीक है, अर्धविवित्त मतलब क्या हो जाएगा, जिसमें मुख जो है आधा खुलेगा अर्धवृत्त के रूप में, और जिसमें जीवा स्थिति बीच में होगी, जैसे आ ए ओ है ना, तो यहाँ पास उच्चारण हो गया। इसमें 3 वर्ण आते हैं। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है, देखिए जो ओ है उसका उच्चारण किसके अंतर्गत आता है, विवित्त,
अर्धविविक्त, अर्धसंवित्त या फिर संवित्त। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, अर्धविविक्त हो जाएगा। ठीक है, तो क्रम इसी तरीके से पूछता है, आपको अच्छे से बेसिक तरीके से पढ़ना है, क्वेश्चन आपसे छूटना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से डीपली तरीके से जो व्यापक पूछता है उसी लेवल के से आपको अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और ये जो है दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी महिला कैंडिडेट ही इस वीडियो को देख रहे होंगे। आप सभी के लिए एक बेसिक और जो है कॉन्सेप्ट वाला पॉइंट बता रहा हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये आपके ज्येष्ठ संपरीक्षक के लिए और जो वन क्षेत्रपाल के लिए जो कैंडिडेट भरे होंगे उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ज्येष्ठ संपरीक्षक है ना दोस्तों, उसमें 100 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न हिंदी से ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। तो जो पुरुष कैंडिडेट नहीं देख रहे हैं तो उनका तो ये जो है कॉन्सेप्ट अगर देख चुके होंगे उनको पता होगा, अच्छी बात है। अगर आपको नहीं पता था तो आप अच्छे से देखिए, समझिए, क्योंकि इसमें से भी आपको बेसिक चीज़ें कंप्लीट होने वाली है आपका। ठीक है, ज्येष्ठ संपरीक्षक के लिए और अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, हिंदी के लिए इसी से ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें मैं क्या बता रहा था। अर्धविविक्त हो गया ना, अब देखते हैं अर्धसंवित्त। तो अर्धसंवित्त में क्या होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वारा जो है आधा बंद हो जावे तो उसे, और जिह्वा की स्थिति जो है स्थिति बीच में हो, तो क्या कहते हैं उसको, अर्धसंवित्त के रूप में कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अर्धसंवित्त हो गया जिसमें क्या आता है, ए और ओ आता है। ठीक है, अब देखिए बात कर लेते हैं चौथा है संवृत्त। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग क्या होता है, बंद रहे या फिर जिह्वा उठे जैसा हो, उसे क्या कहते हैं, संवृत्त कहते हैं। ठीक है, जैसे ई ऊ है ना, आप भी उच्चारण करके देखिए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल शर्माइए ना, बिल्कुल। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब होठों की स्थिति के आधार पर, भाई होठ जो है हमारे लिप है, उनके स्थिति के अकॉर्डिंग जो है किस तरीके से ध्वनि निकलती है, इस अकॉर्डिंग इसमें बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। पहला है दोस्तों अवृत्तमुखी और दूसरा है वृत्तमुखी। ठीक है, अवृत्तमुखी और दूसरा क्या है, वृत्तमुखी। अब ये नाम से ही समझ आ रहा है, वृत्त मतलब क्या हो जाएगा, गोलाकार बनेगा, और एक में अवृत्तमुखी में क्या हो जाएगा, गोलाकार नहीं बनेगा। ठीक है, तो देखिए अवृत्तमुखी में जो है होठ का आकार जो है गोलाकार नहीं बनेगा, जैसे आ ई ए। ठीक है, और वृत्तमुखी में क्या होगा, उ ओ आओ। ठीक है, उ ओ आओ। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, वृत्तमुखी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 5वां पॉइंट जो है वायु के नाक व मुख से निकलने के आधार पर, जो हवा है वो नाक से निकलेगा और मुंह से निकलेगा, भाई 2 ही तरीके से निकलेगा। तो इसमें जो ध्वनियाँ निकलती है तो उसमें से आधार पर जो है कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया है। जैसे क्या हो गया, मौखिक स्वर या फिर निर्नासिक स्वर या फिर दूसरा जो है अनुनासिक स्वर। ठीक है, निर्नानुनासिक स्वर है ना, और मौखिक स्वर। इसमें क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में वायु केवल मुंह से निकलती है निर्नुनासिक स्वर कहलाता है, जैसे आ ई ऊ री ए ओ औ। ठीक है, तो ये कहाँ से निकलता है भाई, निर्नुनासिक से, जिसमें वायु केवल मुंह से निकलता है। नाक से निकला क्या, नहीं, तो जो नाक से निकलेगा वो क्या आएगा, आपका अम है ना, जो आएगा ये तो वो किस में आ जाएगा, आपका अनुनासिक में आ जाएगा। इसके अलावा जो बचेगा वो सब के सब ऊपर में आ जाएगा, किस में, मौखिक मतलब मुंह से निकलने वाले में। ठीक है, जैसे आंगन, चांद, ऊंट। ठीक है, और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो को देख रहे हो दोस्तों, अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो बिल्कुल लाइक कीजिए, क्योंकि अभी पूरा बचा है भाई, पूरा पोर्शन बचा है, पूरा वीडियो कवर करना है ना। अभी तो हम सिर्फ स्वर ही पढ़ रहे हैं, इसके बाद हमको व्यंजन पढ़ना है। ठीक है, तो व्यंजन क्या क्या होते हैं, अभी तक देर से हम लोग स्वर ही पढ़ रहे थे। स्वर कितना है, 13। ठीक है, तो इन 13 स्वर को ही अलग अलग सेक्शन में बांटा गया है, उन्हीं को ही हम इसमें क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है, देख रहे हैं अनुस्वार। अनुस्वार में क्या होता है, जो क्या है पंचम वर्ण के स्थान पर किया जाता है। ठीक है, पंचम वर्ण क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा, किसमें पंचम वर्ण जो व्यंजन आता है ना उसमें पंचम वर्ण, जैसे अणा है ना। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ पंचम वर्ण। देखिए पंचम वर्ण, तो ये का वर्ग, टा चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इसमें जो क्रम आप देखिए, जो 5वां अक्षर है ना, तो ये इनका क्या कहलाएगा, आपका पंचम वर्ग कहलाएगा। जो 5वां स्थिति में है वो पंचम वर्ग कहलाएगा। ठीक है, तो उन्हीं में इसका क्या होता है, उपयोग होता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पास अणम है, अंग्या अड़, नंग है ना, उन्नम है, मम है, तो ये सब में इसमें प्रयोग जो है किया जाता है बिंदु के रूप में। ठीक है, उसी तरीके से विसर्ग, जैसे देखिए ये संभव है, संभव के स्थान पर जो है आप इस तरीके से संभव लिख सकते हैं ना।
तो इसी कारण इसको लिख सकते हैं। इसमें है दोस्तों विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण में ह के समान होता है, ठीक है, जिनमें क्या होता है डबल बिंदु का लगा देते हैं। जैसे दुख हो गया, आपको सबसे पता होगा दुख, भाई सब दुख से गुजर रहे हैं, ठीक है, प्रिपरेशन कर करके। स्वतः, इसमें भी बिंदु आया। अतः, प्रातः, इन सब में क्या हो रहा है विसर्ग लगाया जा रहा है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ स्वर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। स्वर से जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे बिल्कुल बन जाएगा। नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें आपको मैं पूरी तरीके से एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा, तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा कि प्रश्न किस तरीके से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो है हमारा व्यंजन का। तो व्यंजन क्या होता है उसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो किसी भी शब्द के उच्चारण के लिए हमें जिस वर्ण स्वर का प्रयोग करते हैं तो वो क्या कहलाता है, व्यंजन कहलाता है। मतलब जो अपने आप में स्वतंत्र नहीं होता वो क्या कहलाता है, व्यंजन कहलाता है। ऐसे वर्ण जो उच्चारण स्वर की सहायता से हो व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ स्वर की ध्वनि छिपी होती है। आ के बिना किसी भी व्यंजन का उच्चारण संभव है ही नहीं, ठीक है। तो कोई भी व्यंजन है उसका सहयोग देने वाला स्वर कौन है, आ है, ठीक है। जैसे क है तो आधा का को क्या लिखते हैं, जो बहुत सारे कैंडिडेट इसको नहीं पता कि ये नीचे वाला जो डेस है वो क्यों लगाया जाता है। भाई आधा नीचे में जब डेस लगाते हैं उसका मतलब ये है कि जो का है ना वो आधा का है। जैसे आधा का लिखना है तो ये वाला का और ये वाला का, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। जब नीचे में ऐसा डेस लगा देता हूँ तो ये खा के नीचे में ऐसा डेस लगा है ना, क्यों लगा है, क्योंकि वो आधा खा को दर्शा रहा है। जैसे क्या हो गया संख्या, जैसे मैं लिखता हूँ ना संख्या, ये संख्या, तो आधा खा है तो इसका अर्थ भी इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ मैं, संग ऐसा अधख्य और या इस तरीके से भी लिख सकता हूँ मैं इसको। तो आधा जो खा है या फिर आधा कोई भी शब्द है उसको दर्शाने के लिए नीचे हलंत लगाया जाता है, ठीक है। तो आधा का और आ मिलकर के का क्या बनेगा, पूरा का बनेगा। आधा खा और आ मिलकर के पूरा खा बनेगा, ठीक है। हिंदी मूल वर्ण जो व्यंजन है उसमें उसकी संख्या कितना है, 33 है। किंतु द्विगुण व्यंजन जो अड़ा है और ढा है इसको जोड़ देने पर इसकी संख्या कितनी हो जाती है, 35 हो जाती है, ठीक है। प्रश्न ये पूछे द्विगुण व्यंजन को मिलाते हुए कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है, 35 है, ठीक है। हिंदी के मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रख लीजिए, हिंदी व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 है। अब चलिए, अब इनका भी क्लासिफिकेशन है, अलग जगह इसको अलग अलग बांटा गया है। इस आधार पर उस आधार पर सबको पढ़ना होगा, ठीक है, परीक्षा के आधार पर। देखिए व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है सबसे पहला तो स्पर्श के आधार पर। भाई स्पर्श मतलब छूना, ठीक है। छूने के आधार पर हमको क्या करना है, भाई हाथ से नहीं छूना है ना, किससे छूना है, जीभ से छूना है। किसको छूना है, मुंह के अपने जो आगे पीछे जो भी है ना उसमें मुंह के अंदर आने वाले जितने भी पार्ट्स हैं उसको, ठीक है। तो देख लेते हैं स्पर्श व्यंजन क्या होता है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु जो है फेफड़ों से निकल कर के होते हुए जो है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत तथा होष्ठ को स्पर्श करता है तो वो क्या कहलाता है, स्पर्श व्यंजन कहलाता है। इसकी संख्या जो है 25 है। प्रश्न पूछा जा चुका है स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25 है। कुल व्यंजन मतलब मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 है, ठीक है। द्विगुण समेत जो है व्यंजन कितना है, 35 है। तो इसमें प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इस तरीके से हम इसमें कुल जो है व्यंजन स्पर्श व्यंजन वो है 25, जिसको 5 अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया है, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से हिंदी को क्लासिफाई किया गया है दोस्तों। तो आप अच्छे से समझ जाएंगे तो अच्छे से भी आप जो है पेपर निकाल पाएंगे। अगर आपने बचपन में नहीं पढ़ा होगा, सिर्फ रट लिया होगा कक्का की कुकू है ना, कख ग घंगा छ झैया टठ ड ढाणा तथ द धना पफ ब भमा यर लावा त्रता है ना, तो ये सब आपने सिर्फ रटा होगा। तो अभी किस आधार पर उसको बनाया गया है वो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो है स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना है, 25। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको रटा जाए, ठीक है। कितने वर्गों में बांटा गया है, 5 वर्गों में। और वो 25 व्यंजन कौन कौन से है, तो इसको 5 अलग अलग वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। पहला वर्ग को कहते हैं क वर्ग, ठीक है। दूसरे वर्ग को कहते हैं च वर्ग, तीसरे वर्ग को बोलते हैं ट वर्ग, चौथे वर्ग को बोलते हैं त वर्ग और पांचवें वर्ग को बोलते हैं प वर्ग। क्यों किया गया है ऐसा, क्योंकि इसका जो सामने का वर्ण है उसको कहा जाता है दोस्तों, उन्हीं के आधार पर उसके वर्ग को बांटा गया है, ठीक है। अब उसी के आधार पर देखिए जो प्रत्येक वर्ग है ना, प्रत्येक वर्ग है उसमें आपको 5-5 वर्ण देखने को मिलेगा। कितने वर्ण मिले देखने को मिलेगा, 5-5 वर्ण। इसमें भी 5, 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 तो 5 हम 25। तो कुल स्पर्श व्यंजन कितने हो गए, 25 हो गए, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है प्रत्येक मतलब जो वर्ण मतलब प्रत्येक वर्ग का जो वर्ण है 5-5 है, तो इसको पहले वर्ण कहा जाएगा, इसको पहला वर्ण है ना प्रत्येक का।
प्रत्येक का ये दूसरा वर्ण हो जाएगा, ये तीसरा वर्ण हो जाएगा, ठीक है, ये चौथा वर्ण और ये लास्ट वाला जो है पांचवा वर्ण हो जाएगा। कौन सा पांचवा वर्ण हो जाएगा? ये वाला, ठीक है, ये जो है पांचवा वर्ण हो जाएगा, ठीक है। जब भी मैं बोलूँ ट वर्ग का दूसरा वर्ण तो क्या हो जाएगा? ट वर्ग का दूसरा वर्ण ठ, मैं ठ की बात कर रहा हूँ उस समय, ठीक है, क्योंकि आगे जब मैं क्लासिफिकेशन और बताने वालूंगा ना, जब घोष और इन सब के प्रकार के अलग अलग आपको व्यंजन देखने को मिलेगा, जब उस समय इसी कोड वर्ड का यूज़ करूंगा, जैसे त वर्ग का पंचम वर्ण, त वर्ग का पंचम वर्ण, तो मैं ना की बात कर रहा हूँ उस समय, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। च वर्ग का तीसरा वर्ण मतलब मैं ज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको याद रखना है, इसको समझ लीजिए, रट लीजिए, आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसको अलग अलग वर्ग में क्यों बांटा गया है, ठीक है, ये भी तो ज़रूरी है ना भाई, अलग इतना सबको समेट देना था, अलग अलग निकालने की क्या ज़रूरत थी। तो भाई का जो वर्ग है, क वर्ग का जो उच्चारण है वो कहाँ से निकलता है? कंठ से। का मतलब क्या हुआ? कंठ, ठीक है। क ख ग घ अंगा, क्या? क ख ग घ अंगा। तो ये इसका उच्चारण कहाँ से होता है? कंठव्य से होता है, इसलिए इसे क वर्ग कहा जाता है, ठीक है। क वर्ग का जो है वो कंठव्य के अंतर्गत आता है, ठीक है, इसलिए क वर्ग, ठीक है। तो आप समझ लीजिए, प्रश्न में ये पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंठव्य नहीं है, ठीक है। इसमें पूछ देगा क ख ग अंगा, तो कौन सा कंठव्य नहीं है? ये इया, इया सॉरी इया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इया जो है कंठव्य नहीं है, ठीक है। प्रश्न ये भी पूछता है, घुमा करके पूछ देता है, ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है। तो बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे क्या हो जाएगा? च छ ज झ अंगा, अणा, सॉरी अणा है ना, तो अणा जो है ये इसमें शामिल कर देंगे, क्योंकि ये लास्ट वाला थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है ना कैंडिडेट में, तो इसलिए आपको याद रखना है। कंठव्य में क्या क्या आएगा? क ख ग घ अंगा। तो ये इनकी जब उच्चारण होती है तो ध्वनि जो है, जीभ जो है वो हमारे कंठ से टकराता है, इसलिए कंठव्य कहा जाता है। अब दूसरा क्या है? तालुव्य। तालुव्य क्या मतलब क्या होता है? जीभ, जब जीभ से उच्चारण होता है, च छ ज झ या, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? तालव्य कहलाएगा। उसी तरीके से मूर्धन्य, मूर्धन्य में क्या होता है? जीभ हमारा घूम जाता है, ऐसे ऊपर घूमेगा, ऊपर का जो दांत वाला हिस्सा है ना, ऊपर का जो दांत होता है, दांत के ऊपर में क्या होता है? मसूड़ा होता है, मसूड़े के जस्ट ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको मूर्धन्य, मतलब वहीं पर जा करके वो क्या होता है? टकराता है, तो वो क्या कहलाता है? मूर्धन्य कहलाता है। मूर्धन्य का अर्थ समझ आ गया आपको? वेरी गुड। तो देखिए अब मूर्धन्य के अंतर्गत क्या आता है? ट वर्ग आता है, ठीक है। ट वर्ग में क्या आएगा? ट ठ ड ढ अणा, ठीक है। जीभ सिर्फ सुनिए मत, जीभ कहाँ जा रही है ये भी उच्चारण करके देखिए, आपको पता चलेगा। ट ठ ढ ढ़, ठीक, ट ठ ड ढ अणा, तो ये क्या हो जाएगा? मूर्धन्य के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर? वेरी गुड। दंतव्य को देखते हैं। दंतव्य में क्या होगा? जिसका उच्चारण दांत से होगा, ठीक है। त थ द ध न, तो इसका उच्चारण कहाँ से हो रहा है? दांत से हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? दंतव्य कहलाएगा, ठीक है। होष्ठ में क्या हो जाएगा? जब होंठ जो है आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? वो होठ होष्ठ कहलाएगा, जैसे प फ ब भ म, ठीक है। 5 ऐसे वर्ण हैं जिनका होष्ठ के रूप में जो है गिना जाता है। कौन सा वर्ग है? पांचवा वर्ग बोलूँगा तब भी वो किस में आ जाएगा? इसी में ही आएगा। प वर्ग बोलूँगा तो इसी में ही आ जाएगा। होष्ठ वर्ग बोलूँगा तो इसी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बहुत तरीके से इसको पूछा जाता है, समझा जाता है, जब बात करेंगे तो आपको समझ आते जाएगा। धीरे धीरे रट लीजिए, समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। पहले तो हम लोग उच्चारण के आधार पर देख रहे थे। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25। कितने वर्ग हैं? 5 है। कौन कौन से वर्ग जो है स्पर्श व्यंजन नहीं है ऐसा बोल देगा? प्रश्न पूछता है स्पर्श, क्योंकि दोस्तों अभी हमने तो सिर्फ अभी तो छत्री नहीं पढ़ा है ना, त्र नहीं पढ़ा है, ज्ञ नहीं पढ़ा है, तो प्रश्न पूछता है स्पर्श व्यंजन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? प ड ज और छ्र, तो भाई छ्र जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न पूछता है, को याद रखना होगा। अब देखते हैं अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन, क्योंकि देखिए अंतःस्थ व्यंजन कितने हैं? 4 है। प्रश्न पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, भाले बाकी याद मत रहे, ये रहना चाहिए आपको याद। अंतःस्थ व्यंजन कितने हैं? 4 हैं, और वो कौन कौन से हैं उसको भी आपको याद रखना है। य र ल व, य र ल व। य जो है क्या है? तालव्य है। र क्या है? मूर्धन्य है। ल किस में आता है? दंतव्य में। और दंतोहोष्ठ किस में आता है? व में, जिसमें
जो है दोस्तों दांत और होंठ मिलता है उसको दंतहोष्ठ कहते हैं। ठीक है, तालव्य मतलब जीभ, मूर्धा मतलब दांत, मसूड़ा उसका ऊपर का हिस्सा, दंत मतलब दांत, दंतोहोष्ठ मतलब दांत और होष्ठ, वाह वाह, है ना। उच्चारण करके देखिए तो ये होता है। अब इसको क्यों बनाया गया है देख लेते हैं। अंतःस्थ व्यंजन क्या होता है। इन व्यंजनों का उच्चारण जो है जीभ, तालु, दंत और होष्ठ के परस्पर सटने से होता है, किंतु कभी भी पूर्ण स्पर्श नहीं कर पाता। ठीक है, अब उच्चारण करके देखिए या, है ना। तो इसमें जीभ, तालु, दंत और होठ का उसमें परस्पर सटे होते हैं, किंतु इसका स्पर्श उच्चारण नहीं होता। अतः व्यंजनों के अर्धस्वर व्यंजनों की मतलब इसमें जो अंतःस्थ व्यंजन है उन्हें ही अर्धस्वर व्यंजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है याद रखिए, अर्धस्वर व्यंजन भी बोल दे तो भी यही इच्छा है, अंतःस्थ व्यंजन बोल दे तो भी यही इच्छा है। ठीक है, कितने प्रकार हैं इनके पूछेंगे तो 4 बताना है। प्रश्न ये पूछता है कि य र ल मतलब निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है बोलेगा तो ऑप्शन दे देगा जिसमें से इनमें से एक ठोक रहेगा। और प्रश्न ये पूछेगा कि इनमें से जो है अंतःस्थ व्यंजन नहीं है बोलेगा तो इनमें से जो है 3 तो रहेगा, मतलब इसमें से इसको छोड़ करके कोई दूसरा वाला इंक्लूड रहेगा। ठीक है, या अलावा को छोड़ करके दूसरा रहेगा। ठीक है, तो याद रखिए। अब देखते हैं नेक्स्ट है उष्म संघर्षी व्यंजन। तो भाई उष्म संघर्षी व्यंजन दोस्तों कॉपी में नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, दीदी बहनी हो जरूर नोट करते रहिए क्योंकि इसमें काम आने वाला है आपका, क्योंकि बाद में पढ़ोगे भूल जाओगे। ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट लेते रहिए, धीरे धीरे स्लाइड खिसका रहा हूँ मैं। ठीक है, प्रश्न है, अब सॉरी प्रश्न नहीं पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है वो है उष्म संघर्षी व्यंजन। उष्म मतलब गर्मी, संघर्षी मतलब घिसने वाला। ठीक है, समझ आ रहा है नाम से ही। ऐसे व्यंजन जिसका उच्चारण मुख में किसी स्थान विशेष पर संघर्षण या फिर रगड़न से हो या फिर उष्मा गर्मी पैदा करने वाला हो, उष्म व्यंजन कहलाता है। तो इसको उच्चारण करके आप देखिए, क्योंकि जब आपके सामने ऑप्शन रखा जाएगा ना प्रश्न, कंफ्यूज हो जाता है, दिमाग काम नहीं करता कि इसमें टिक लगाना है। ऑप्शन में डबल डिप में प्रॉब्लम हो जाता है, इसमें लगाऊं कि इसमें लगाऊं। ठीक है, तो आप एक बार उच्चारण करके देखिए। जैसे श श तीनों सा जो है ना दोस्तों वो किस में आते हैं, उष्म व्यंजन में आते हैं। इसके अलावा जो ह है वो भी उष्म व्यंजन में ही आते हैं। ठीक है, श स सा, ठीक है, शक्कर का सा, षटकोण का सा, सड़क का सा और हा का हा। ठीक है, हल का हा। और ये भी अलग अलग चीज़ों में आता है। जैसे शाह वाला शक्कर का सा है वो तालव्य में आता है। ठीक है, और जो षटकोण का सा है वो मूर्धन्य में आता है ना। षटकोण का सा जो है वो दोस्तों किस में आता है, आपका सरोता का सा दंतव्य में आता है। और हा से हल जो है कंठव्य में आता है। प्रश्न आपसे ये भी पूछता है, घुमा देता है, तालव्य में आने वाले वर्ण कौन सा नहीं है। तालव्य में आने वाला वर्ण कौन सा नहीं है, तो देखिए सा भी रहेगा ऑप्शन में, और देखिए शा रहेगा, और देखिए या रहेगा, और ऊपर जो हमने पढ़ा है ना तालव्य, और देखिए ये तालव्य, ये इनमें का आपको एक ठोक और दो मतलब इसमें का 2 ठोक डाल देगा। ठीक है, और भाई हमने तो मैं तालव्य का बताया था, चा वर्ग वाला पूरा तालव्य है, और इसमें प्रश्न में ऑप्शन में जो दे दिया ये या को, है ना, तो बोलोगे फिर आपको याद नहीं था, इस वजह से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो भाई तालव्य के अंतर्गत यह भी आता है। ठीक है, और ये जो है षटकोण शक्कर का स भी आता है। तो आप इसको याद रखिए कि इनमें देखिए कितने प्रकार के वर्ण आ गए भाई, है ना। उधर ऊपर का 5 आ गया, और नीचे का ये एक ठोक 6 हो गया, है ना। और नीचे का ये षटकोण का शक्कर का स वाला हो गया, है ना। 5 6 और एक क्या हो जाएगा 7, मतलब प्रत्येक का 7 7 तालव्य है। ठीक है, उसी तरीके से मूर्धन्य कंठव्य है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न पूछा जाएगा तो आप बना लोगे ना कि उष्म या संघर्षी व्यंजन की संख्या कितनी है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 4 होंगे। देखते हैं नेक्स्ट, उच्छिप्त या फिर द्विगुण व्यंजन। जो मैंने बताया था कि द्विगुण व्यंजन को मिला करके द्विगुण व्यंजन को मिला करके जो है इसकी संख्या कितनी है, ऊपर मैंने बताया था, सबसे ऊपर आपको देखा होगा, आपने देखा होगा, तो देखिए ये द्विगुण व्यंजन इनको मिला करके 35 है, नहीं तो कितना है, मूल व्यंजन कितना है 33 है। उन्हीं द्विगुण व्यंजन की हम इसमें बात करने वाले हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए द्विगुण व्यंजन कौन सा है, अड़ा अड़ा, है ना, ये कढ़ई है और एक अंगड़ा वाला अंगा है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, उच्छिप्त व्यंजन कहलाएंगे। उच्छिप्त व्यंजन की संख्या पूछेंगे तो 2 है। ठीक है, जिनके उच्चारण में जीभ पहले उठ करके मूर्धा को स्पर्श करें फिर झटके के साथ नीचे आ जाए, उच्छिप्त व्यंजन कहलाते हैं। संख्या कितनी है, 2। ठीक है, आगे बताने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं संयुक्त व्यंजन। कुछ व्यंजन जो बच्चे हैं उनको क्लियर कर लेते हैं। संयुक्त व्यंजन
ऐसे व्यंजन जो दो व्यंजनों के मेल से निर्मित होता है। तो भाई अब तक जितने भी व्यंजन निर्मित हो रहे थे ना, वो किससे निर्मित हो रहा था? पहला तो उस वर्ण का था और दूसरा जो है अवर्ण आ रहा था, स्वर से ही वो क्या हो रहा था, आ रहा था। तो अब क्या हो रहा है, संयुक्त व्यंजन। भाई जिसमें व्यंजन और व्यंजन मिल रहा था उसको क्या कहेंगे, इसमें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। पहले जो व्यंजन आता था वो उसमें क्या होता था कि जो व्यंजन है और उसके साथ जब स्वर आएगा तब वो क्या बनेगा, व्यंजन पूर्ण होगा। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन की संख्या भी कितनी है, 4 है। याद रखना है, क्षत्रिय, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है, श्रुति वाला श। तो ये किस किस से मिल करके बना है, ये भी आपको याद रखना है। क्षत्रिय का छा बनता है क और षटकोण के सा से। त्र किससे बनता है, त और र से। ज्ञ किससे बनता है, ज और आ से बनता है। ठीक है, श्रुति का श्र जो बनता है वो शक्कर के सा और रा से बनता है। ठीक है, तो प्रश्न ये भी पूछता है कि क्षत्रिय का छ का निर्माण जो है कौन सा प्रकार का व्यंजन है। ठीक है, प्रश्न पूछेगा क्षत्रिय का छ कौन सा प्रकार का व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन या फिर ऊष्म संघर्षी। ठीक है, या फिर मूल व्यंजन। तो मूल व्यंजन में तो ये आता नहीं है। ठीक है, तो ये समझ आ गया संयुक्त व्यंजन। अब देखते हैं दोस्तों उच्चारण के एवं वायु प्रक्षेप के आधार पर जो है इसके प्रकार। ठीक है, जिसमें महाप्राण, अल्प प्राण ये सब आएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। थोड़ा थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर देखिएगा, वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है, अच्छे इतने देर से देख रहे हैं तो आपका पूरा बेसिक ही क्लियर कर देता हूँ मैं इस वीडियो में। ठीक है, काफ़ी देर भी हो चुका है तो चलिए थोड़ा कंप्लीट करने की कोशिश मैं करता हूँ। देखिए, उच्चारण एवं वायु प्रक्षेप के आधार पर जो है वर्णों को 2 प्रकार से बांटा गया है। तो पहला वर्ण है क्या है दोस्तों, अल्प प्राण। अल्प प्राण मतलब जिसके उच्चारण में क्या होगा, कम समय लगेगा। मुंह से वायु के उच्चापन में जो है दोस्तों कम हो तथा मुंह से निकलने वाली ध्वनि हकार रहित हो। हकार मतलब हकार का उच्चारण नहीं, मतलब जोड़ की नहीं होगी ना, है ना, तो वो क्या होगा, अल्प प्राण कहलाएगा। हकार मतलब झटके के साथ। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का प्रथम, देखिए अब बोल रहा हूँ मैं कोड वर्ड, समझ जाओगे आप। प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण अल्प प्राण व्यंजन है। क्या बोला मैं, समझ आया? प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय, पंचम जो है अल्प प्राण व्यंजन है। उसके अलावा अंतःस्थ व्यंजन जो हमने पढ़ा, उसके बाद अब अल्प प्राण व्यंजन है। ठीक है, जितने भी अंतःस्थ व्यंजन है सबके सब अल्प प्राण है। अनुस्वार जो है मतलब जो अम पढ़े हैं वो इसमें भी अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। ठीक है, अल्प प्राण की कुल संख्या कितना हो जाएगा, तो देखिए ऊपर का दोस्तों प्रथम मतलब 5 वर्ग है, 5 का प्रथम वाला कितना हो जाएगा, ये 5 हो गया। तृतीय वर्ण का फिर 5 हो गया, पंचम का फिर क्या हो जाएगा, 5 5 हो गया 15, ये 15 हो गया। उसी तरीके से अंतःस्थ व्यंजन कितना है, 4 है। उसी तरीके से अनुस्वार कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और जो सभी जो स्वर आते हैं ना, सभी स्वर मतलब 11 स्वर जो हमने पढ़ा वो इसमें आ जाता है। तो इस तरीके से जो आएगा वो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। मतलब अल्प प्राण, इसमें स्वर और व्यंजन की बात नहीं की जा रही है। अल्प प्राण वर्ण कौन कितन की संख्या कितनी है, इसमें स्वर पूछा क्या, व्यंजन पूछा क्या, नहीं पूछा ना। तो इसमें प्रश्न पूछा अल्प प्राण की कुल संख्या कितनी है, 31 है, क्योंकि आपको स्वर और व्यंजन मिला करके बताना है। ठीक है, अल्प प्राण। ठीक है, तो अल्प प्राण 1 3 5। अब देखिए ऊपर जो मैंने बताया 1 3 5, तो पहला वर्ग का 1 3 5, पहला वर्ग जो है क वर्ग का, उसमें क, ग और अंगा, यह है पहला, तीसरा, पांचवा। उसी तरीके से च वर्ग का च, ज और या। उसी तरीके से ट वर्ग का आएगा ट, ढ, अड़ा, है ना। उसी तरीके से त वर्ग का आएगा क्या, त, द, न। और पांचवा जो है प वर्ग आएगा जिसमें प, ब और म आएगा। ठीक है, इसकी संख्या कितना हो गया, देखिए 15 हो गया। ठीक है, उसके बाद है अंतःस्थ व्यंजन जो यर अलावा मैंने बताया था ऊपर में। ठीक है, तो यर अलावा कितना हो गया आपका, 4 हो गया। और एक जो है आपका अनुस्वार जो अम होता है वो। ठीक है, और जो 11 जो स्वर होते हैं वो। ठीक है, अ ई उ ऊ ए औ, है ना। अम आह तो नहीं है, सिर्फ अम है। ठीक है, तो ये 11 हो गया, कुल मिलाकर के कितना हुआ, 31 हुआ। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ भाई, क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, समझ नहीं आ रहा हो, क्लियर नहीं हुआ होगा, फिर से थोड़ा सा बैक चले जाइए, फिर से देख लीजिए। अल्प प्राण के बाद आता है महाप्राण। तो भाई जिसके उच्चारण में हमको अधिक समय और हकार की ध्वनि निकलता है उसको क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। प्रश्न पूछा जाता है महाप्राण कितने हैं, भाई कौन कौन सा आएगा। तो ऊपर में हमने जो देखा था ना, कौन कौन सा भाई, ये वाला। तो पहला, तीसरा, पांचवा जो है वो
अल्प प्राण है। अब बचा क्या बीच में, बीच का इसमें का 2 बचा है, इसमें का 4 बचा है, तो भाई 2 और 4 क्या हो जाए, किस में आ जाएगा, महाप्राण में आ जाएगा। ठीक है, तो महाप्राण में आ जाएगा। और उसी तरीके से उष्म व्यंजन जो गर्मी पैदा करता है ना, संघर्षी भी बोलते हैं उसको, वो 4 प्रकार का आ जाता है ना। उसी तरीके से विसर्ग जो है वो आ जाएगा। ये सभी महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उष्म व्यंजन क्या हो जाएगा, श श श हा, उच्चारण थोड़ा सा अलग हो सकता है, श श सा। ठीक है, श स श। ठीक है, और हा, तो ये सभी क्या है, उष्म व्यंजन है। और इसमें जो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण है वो क्या हो जाएगा, महाप्राण के अंतर्गत आएगा। जो क वर्ग है उसमें ख और ग आएगा। ठीक है, च वर्ग में आपका छ और ज आएगा। ठीक है, इस तरीके से ये जो है दोस्तों इसकी संख्या और यहाँ पास हो जाएगी इसकी संख्या। और विसर्ग जो है, विसर्ग जो बताया था ना मैं बूंदी वाला, दुख, दुख के बीच में क्या है, डबल बिंदु, ये विसर्ग है। तो ये किस में आ जाता है, महाप्राण में के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो स्वतंत्र स्वर जो है तंत्री के आधार पर वर्ग, हाँ तो इसके पहले देख लेते हैं इसकी संख्या पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए 4, ये तो 2 है ना भाई, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, 10 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो गया। और ये 4, 1 2 3 4 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और एक विसर्ग है, मतलब ये की कितने हो जाएगा, 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, तो महाप्राण की संख्या कितनी है, 15 है। और अल्प प्राण की जो संख्या है वो कितना है, 31 है। कुल जो है इसमें स्वरों की संख्या आप देखिए, व्यंजन की संख्या देखिए, सबको मिला करके देखिए, प्रश्न पेचीदा हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको लिख करके रखिए, नोट डाउन करके रखिए, प्रश्न पूछता है यहाँ से। स्वर तंत्र के आधार पर वर्णों के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, स्वर तंत्र के आधार पर 2 प्रकार का होता है। पहला तो घोष होता है और दूसरा क्या होता है, अघोष। ठीक है, तो पहला घोष अघोष। तो घोष क्या होता है, तो जिन ध्वनियों को उच्चारण स्वर तंत्रियों की कंपन एवं झंकार से होता है उसको घोष ध्वनि कहता है। प्रश्न पूछा जा चुका है, घोष किसको कहते हैं। ठीक है, नीचे निम्न वर्ण में से घोष वर्ण कौन सा है, तो घोष वर्ण मैं बता देता हूँ फार्मूला इसके लिए, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा। मतलब जो हमारा, अगर मैं क वर्ग की बात करूँ तो क ख ग घ और अंगा, तो इसका जो है लास्ट का तीसरा चौथा पांचवा, मतलब ये तीसरा चौथा पांचवा ये हो गया क वर्ग। उसी तरीके से च वर्ग में क्या आ जाएगा आपका, ज झ अंगा, उसके बाद है ना आना, है ना, उसके बाद ट ठ डा ढ में आड़ा ढ ढाणा अड़ा, तो उसके बाद त थ, उसके बाद द ध न, ये 3 आ गया, प फ ब ब भ म, तो ये 3 वर्ण। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, घोष के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद जो है अंतःस्थ व्यंजन या रला हुआ है वो किस में आ जाएगा, आपका अंतःस्थ व्यंजन जो है घोष वर्ण के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, प्रश्न पूछता है बहुत बार, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण नहीं है, ऑप्शन दे देगा, घोष वर्ण नहीं है, क घ घ और या, तो कौन सा नहीं होगा, क वाला नहीं होगा। ऐसा लगता है हमको कि क वर्ग वाला है तो वो भी तो वर्ण, मतलब क वर्ग से आपका ग और घ भी आ रहा है तो वो भी होगा, या वाला तो नहीं है, तो इसमें टिक लगा दूँ, गलत हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से उष्म, उष्म में जो आपका हा आता है ना, हा वाला, सिर्फ हा बोल रहा हूँ, उसमें भी आपको 4 देखने को मिलेगा। ठीक है, या र ला व हा। ठीक है, तो या र ला वो किस में आ जाएगा, अघोष में आ जाएगा। तो जो बचा हा वो किस में आ जाएगा, उष्म में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको भी काउंट कर लीजिए। देखिए यहाँ पास 3 है, 3 पंचे हो जाएगा, ये 15, 15 ठोक है, और ये 4 + 4 और 1 ठोक उष्म +1। ठीक है, तो 4 और 1 5, 5 15 कितना हो जाएगा, 5 15 20। ठीक है, गिन लीजिए एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और ये 4 14 हो जाएगा, सॉरी 15 और 4 हो जाएगा 19 और 1 20। ठीक है, तो घोष वर्ण कितने हैं, 20 हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा, इसमें नहीं दिया हुआ है। उसी तरीके से अघोष वर्ण। ठीक है, अघोष वर्ण क्या हो जाएगा, जिसमें प्रत्येक का पहला और दूसरा जो होएगा आएगा वो हो जाएगा आपका, जैसे क ख च छ त थ प फ, और उसके बाद उष्म व्यंजन श श श। ठीक है, ये किस में आ जाएगा, आपका अघोष में आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण भी किया गया है भाई। तो स्पर्श व्यंजन जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, है ना, जिसकी संख्या कितनी है व्यंजन को मिला करके सामान्य तौर पर, है ना, तो उसमें क्या हो जाएगा, देखिए 25 स्पर्श व्यंजन हमने पढ़ा था, वही इसमें 25 स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, इसके उच्चारण के एक अंग दूसरे अंग को स्पर्श करता है। ठीक है, चाहे जीभ का तालव्य हो या फिर दांत हो, इन सबको क्या करता है। तो इसमें उच्चारण देख लीजिए, का वर्ग, तालव्य वर्ग, दंत वर्ग, मूर्धन्य वर्ग, तो ये इन सबको आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए संघर्षी व्यंजन, संघर्षी क्या होता है, एक हमने पढ़ा था उष्म व्यंजन। ठीक है, श श श और हा,
ठीक है। तो इस संघर्षी में क्या होता है, व श और ये स इसमें भी आता है। इन व्यंजनों के उच्चारण में दो अंग एक दूसरे के इतने निकट आ जाते हैं कि बीच से निकलने वाली वायु संघर्ष हो जाती है। ठीक है। स्पर्श और संघर्षी व्यंजन, स्पर्श भी करता है। और स्पर्श व्यंजन क्या है, ऊपर में हमने 25 जो पढ़ा ना, ये स्पर्श व्यंजन है, हो गया। और इस ऊपर का जो संघर्षी जो पढ़े हैं ये वाला, ये संघर्षी हो जाएगा। तो और ये उस स्पर्श संघर्षी क्या हो जाएगा, च छ ज झ। ठीक है। नासिक व्यंजन क्या हो जाएगा, अंगा, इया, न और मा। इन सबको आपको याद रखना होगा। ठीक है। परशीर्व व्यंजन है वो है ला। इसके उच्चारण में वायु जीभ दोनों के बीच क्या होता है, पार्श्व से निकलती है। उच्छिप्त व्यंजन है अड़ा और अड़ा, इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से प्रकंपित व्यंजन है रा। ठीक है, जिसमें कंपन होता है उच्चारण में। सिर्फ रा है एक ऐसा व्यंजन है जिसमें से उच्चारण होता है रा। ठीक है। बालाघात, जिसमें ध्वनियों के उच्चारण में अर्थ एवं उच्चारण के स्पष्ट को देते हुए अक्षर तथा दिए जाने वाले विशेष बालाघात होता है। ठीक है। इनका जो नियम है यहाँ पर देखिए, इंद्र है, यहाँ पर देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें का। ठीक है। बालाघात इसमें से प्रश्न लेकिन पूछा जाता है, एक बार जरूर देख लीजिएगा। लास्ट पॉइंट है जो है इसको देख लीजिए। जब पहले तो इसका प्रकार देख लीजिए, वर्ण बालाघात, शब्द बालाघात, वाक्य बालाघात। तो पूर्ण बालाघात में अर्थ और अंतर आ जाता है, जैसे पीट पीट, लूट लूट, है ना। पी और लू इसमें देख सकते हो बालाघात है। शब्द बालाघात में क्या होता है, इसमें है। ठीक है। तो इसके बावजूद इसमें इसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न पूछा अगर जाता है तो आप आसानी से बना लोगे। ठीक है। तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। जैसे इसमें वाक्य बालाघात है, जिसमें भिन्न भिन्न पद के बालाघात के कारण भावों का अंतर होता है। जैसे पिताजी ने नेहा को आज 10 रुपये दिए। ठीक है। तो पिताजी ने, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो बताया मैंने पूरा वर्ण, स्वर, व्यंजन, यहाँ से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। और जो स्टूडेंट नए हैं दोस्तों, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि लगातार जो है आपका हर टॉपिक में क्लासेस आने वाली है। आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप प्रिपरेशन करते रहे ना, तो मैं गारंटी देता हूँ आपको एक पोस्ट जो है ज़रूर मिल जाएगा। वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और जो चीज़ समझ नहीं आ रहा होगा, नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में और नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।